हम सब हिंदी बोलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल भी करते हैं, पर क्या हम इसे सही तरीके से बोलते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में एक खास छानबीन करने वाले हैं। हमारा मिशन है उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना जो हम अनजाने में कर जाते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा फोकस है एक ऐसा टॉपिक जिसने स्कूल में, सच कहूं तो हम सबको बहुत परेशान किया है, कारक। कारक, बिल्कुल। सुनने में ये शब्द भले ही थोड़ा भारी लगे, पर असल में ये वाक्यों की आत्मा है। आत्मा। हाँ, ये हमें बताते हैं कि एक वाक्य में कौन, क्या, किससे और कैसे कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी है, कि इन कारक चिन्हों को, मतलब ने, को, से, इन्हें पूरे भारत में एक ही नाम से नहीं जाना जाता। अच्छा। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, पर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो लोग इन्हें विभक्ति कहेंगे। और राजस्थान में तो एक और शब्द है, प्रसर्ग। बिल्कुल, प्रसर्ग। है तीनों एक ही चीज? मतलब सुनने में कितने अलग हैं, पर काम एक ही है। यही तो भाषा की खूबसूरती है। तो चलिए आज इस व्याकरण के टूल किट से पहले 3 सबसे जरूरी औजारों को समझते हैं, कर्ता, कर्म और करण। देखते हैं कि हम अपनी रोज की हिंदी को कितना सुधार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य के हीरो से। यानी कर्ता कारक। अच्छा, स्कूल की वो टेबल तो मुझे अभी भी याद है। हाँ, वो तो किसी को नहीं भूलती। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये तो सीधा है, जहां ने लगा हो वो करता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ राम करता है क्योंकि उसके साथ ने लगा है, मामला खत्म है ना। काश ये इतना आसान होता। मतलब ये सही नहीं है। ज्यादातर यही सिखाया जाता है, पर ये आधा सच है। राम ने रावण को मारा भूतकाल का वाक्य है, और भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ने लगता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ओ। कर्ता की असली पहचान चिन्ह से नहीं, उसके काम से होती है। वाक्य में जो भी काम कर रहा है वही करता है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर राजा ने महल बनवाया में ने से कर्ता पहचानते हैं, तो फिर मोर नाचता है में तो ने है ही नहीं। तो क्या इस वाक्य में कर्ता नहीं है? यही वो सबसे आम गलती है। मोर नाचता है में भी करता है। व्याकरण में इसे कहते हैं शून्य कारक चिन्ह की स्थिति। शून्य मतलब जीरो? हाँ, जीरो। जहां चिन्ह मौजूद नहीं है पर कर्ता मौजूद है। और इसे पकड़ने का एक बहुत ही सरल तरीका है। आपको बस क्रिया से एक सवाल पूछना है, कौन? सिर्फ कौन? हाँ, जो भी जवाब मिलेगा वही आपका कर्ता है, चाहे ने लगा हो या न लगा हो। अच्छा, ये एक ट्रिक जैसी है। चलिए, मोर नाचता है पर इसे आजमाते हैं। सवाल, कौन नाचता है? जवाब, मोर। अरे वाह, तो मोर करता है, ये तो आसान है। बिल्कुल। अब एक और उदाहरण देखिए जो हमारे सोर्स में दिया है। बालक रोटी खाता है। यहाँ ने नहीं है। अब आप सवाल पूछिए। के पक्षी, तो पक्षी करता हो गया। एकदम सही। तो नियम यह है कि ने पर भरोसा करने से बेहतर है कौन से सवाल पूछना। ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। और जहां ने होता है, जैसे राजा ने महल बनवाया, वहां तो पहचानना और भी आसान हो जाता है। किसमें बनवाया? राजा ने? बिल्कुल। अच्छा, सोर्स में सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस को लेकर भी एक दिलचस्प बात थी कि कारक चिन्ह उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मैं और ने मिलकर मैंने बन जाता है, हम कभी मैं ने नहीं लिखते। जी हाँ, ये सर्वनाम का एक पक्का नियम है। जब भी कोई कारक चिन्ह किसी सर्वनाम के साथ आता है, जैसे मैं, तू, वह, यह, तो वो उसके साथ जुड़कर एक नया रूप ले लेता है। इसीलिए वह ने की जगह उसने और तुम ने की जगह तुमने हो जाता है। बिल्कुल। ये भाषा को ज्यादा सहज और प्रवाहमय बनाता है। ठीक है, तो कौन पूछने से हमें काम करने वाला यानी कर्ता मिल गया। लेकिन हर काम किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर होता है। जैसे बालक रोटी खाता है, में खाने का असर सीधे सीधे रोटी पर पड़ रहा है। तो इसे ही व्याकरण में कर्म कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल यही है कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़े वो कर्म है। लेकिन यहीं पर एक और उलझन पैदा होती है। बालक रोटी खाता है में प्रभाव साफ दिखता है, रोटी खाई जा रही है, वो खत्म हो रही है। लेकिन एक और वाक्य लेते हैं, मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है। यहाँ क्रिया है पढ़ना। इसका किताब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? किताब तो पढ़ने के बाद भी वैसी की वैसी ही है। हाँ, ये बात तो है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। प्रभाव शब्द यहाँ काम नहीं कर रहा। किताब पढ़ने से खत्म तो नहीं हो जाती। तो फिर हम मोहन किताब पढ़ता है में कर्म को कैसे पहचानेंगे? इसकी भी कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। जैसे कर्ता के लिए कौन था, वैसे ही कर्म को पकड़ने के लिए 2 जादुई सवाल हैं, क्या और किसको। क्या और किसको? की भाषा को आप चाहे तो भूल सकते हैं।
ये तो उससे भी आसान लग रहा है। चलिए पुराने उदाहरणों पर इसे आजमाते हैं। पहला वाक्य, बालक ने रोटी खाई। क्रिया है खाई। सवाल, क्या खाई? जवाब, रोटी। तो रोटी कर्म है, ये तो काम कर गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजा ने सैनिक को बुलाया। यहाँ क्रिया है बुलाया। अब पूछे पहला सवाल, क्या बुलाया? क्या बुलाया? इसका तो कोई जवाब नहीं है। अब दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल है, किसको बुलाया? जवाब है सैनिक को। तो सैनिक कर्म हो गया। अरे वाह, मतलब दोनों में से कोई एक सवाल काम कर जाए तो हमें कर्म मिल जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। जी, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही वाक्य में दोनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सोर्स में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अच्छा, इसमें तो दो चीजें हैं। हाँ, अब आप दोनों सवाल पूछकर देखिए। ठीक है, पहला सवाल, क्या पढ़ाई? जवाब, हिंदी। दूसरा सवाल, किसको पढ़ाई? जवाब, छात्रों को। यहां तो दो दो कर्म है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। इसे व्याकरण में द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब अ वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जो क्या का जवाब दे उसे मुख्य कर्म या मेन ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि यहाँ हिंदी है। और जो किसको का जवाब दे उसे गौण कर्म, सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी छात्रों को। तो एक ही वाक्य में एक से ज्यादा कर्म भी हो सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो कर्ता के लिए कौन और कर्म के लिए क्या या किसको, ये दो नियम याद रखने से तो आधे से ज्यादा वाक्य सुलझ जाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास काम करने वाला है यानी कर्ता, और वो चीज भी है जिस पर काम हो रहा है यानी कर्म। लेकिन काम किस चीज से हो रहा है? जैसे शिकारी ने बंदूक से चिड़िया को मारा। यहाँ बंदूक का क्या रोल है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यहीं पर हमारा तीसरा कारक आता है, करण कारक। करण का सीधा साधा मतलब है साधन या माध्यम। साधन, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, जिस औजार, वस्तु या तरीके से क्रिया को अंजाम दिया जाता है वही करण कारक है। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो शिकारी ने बंदूक से चिड़िया को मारा, मैं मारने का साधन बंदूक है, इसलिए बंदूक से करण कारक है। मुझे सोर्स का वो उदाहरण बहुत मजेदार लगा जो हम सब शायद गलत बोलते हैं। वह टेलीफोन पर बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, मैं भी यही बोलती हूँ। बोलचाल में हम सब यही कहते हैं, लेकिन व्याकरण के हिसाब से ये गलत है। यहाँ लोग पर चिन्ह देखकर इसे अधिकरण कारक समझ लेते हैं, जो जगह या लोकेशन बताता है। जैसे किताब में इस पर है। अच्छा। लेकिन टेलीफोन कोई जगह तो है नहीं जिसके ऊपर चढ़कर बात की जाए। हाँ, सही बात है। टेलीफोन बात करने का एक साधन है। तो सही वाक्य क्या होगा? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं फोन पर हूँ, ये गलत है। व्याकरण की दृष्टि से हाँ, सही वाक्य होगा वह टेलीफोन से बात कर रहा है या फिर वह टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा है। ओह, क्योंकि टेलीफोन एक साधन है, इसलिए यहाँ करण कारक का चिन्ह से लगना चाहिए। यही छोटी छोटी गलतियां हमें बताती हैं कि सिर्फ रटे रटाए चिन्हों पर नहीं, बल्कि वाक्य के असल भाव पर ध्यान देना कितना जरूरी है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब हम रोज की भाषा में कितनी व्याकरण की गलतियां करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो करण कारक सिर्फ कोई भौतिक वस्तु ही हो सकता है, जैसे बंदूक या टेलीफोन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करण कारक कोई भाव या कारण भी हो सकता है। जैसे सोर्स में एक और अच्छा उदाहरण है, वह अपने कर्मों से असफल है। अच्छा। यहाँ उसकी असफलता का कारण क्या है? उसके कर्म। तो कर्मों से भी करण कारक है। ठीक है, ये समझ आ गया। मतलब जिस साधन या कारण से क्रिया हो वो करण कारक है। लेकिन अब मेरे दिमाग में सबसे बड़ी उलझन आ रही है। बताइए। करण कारक का चिन्ह है से, लेकिन से का इस्तेमाल तो एक और कारक में होता है, अपादान कारक, जो अलग होने, सेपरेशन का भाव देता है। हाँ, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। बिल्कुल। यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो हम इन दोनों से में फर्क कैसे करेंगे? ये तो व्याकरण का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। करण और अपादान के से का अंतर समझना सबसे जरूरी है, और इसके लिए हमारे सोर्स मटेरियल में एक, कह सकते हैं, एक जादुई ट्रिक बताई गई है। जादुई ट्रिक? हाँ, एक अचूक टेस्ट। आपको बस एक काम करना है, वाक्य में जहां भी से लिखा हो उसे हटाकर उसकी जगह के द्वारा रखकर देखें। से को हटाकर के द्वारा लगाना है, ठीक है। और फिर अगर के द्वारा लगाने के बाद भी वाक्य का अर्थ सही रहता है, उसका भाव नहीं बदलता, तो वो आंख बंद करके करण कारक है।
चलिए शिकारी वाले वाक्य पर इसे आजमाते हैं। शिकारी ने बंदूक से चिड़िया को मारा। ठीक है, से की जगह के द्वारा लगाते हैं। शिकारी ने बंदूक के द्वारा चिड़िया को मारा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। मतलब बिल्कुल नहीं बदला। तो ये पक्का करण कारक है। अब उस वाक्य पर ये टेस्ट करते हैं जहां आपको कंफ्यूजन था। पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है। पेड़ के द्वारा पत्ता गिरा नहीं, ये तो बहुत ही अटपटा लग रहा है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ ने कोई काम किया है पत्ते को गिराने का। यही इसकी पहचान है। अगर के द्वारा लगाने पर वाक्य का भाव बिगड़ जाए या वो सुनने में अजीब लगे तो वो अपादान कारक है, करण नहीं। अच्छा। अपादान का से हमेशा अलगाव, दूरी, तुलना या डर का भाव दिखाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। बच्चा छत से गिर गया। इसे बदल कर देखते हैं। बच्चा छत के द्वारा गिर गया नहीं, ये भी पूरी तरह गलत है। मतलब वो छत से अलग हो रहा है, इसलिए ये अपादान है। वाह, मतलब एक छोटा सा टेस्ट और हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी उलझनों में से एक सुलझ गई। के द्वारा लगाकर देख लो, अगर वाक्य सही लगे तो करण, वरना अपादान। ये तो कमाल की ट्रिक है। जी, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अचूक तरीका है इन दोनों के बीच के अंतर को पहचानने का। इससे रटने की जरूरत खत्म हो जाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो हमने हिंदी के पहले 3 और सबसे जरूरी कारकों को समझने के कुछ शॉर्टकट सीखे। पहला, कर्ता, जो काम करता है और जिसे पकड़ने के लिए क्रिया से कौन पूछना है। दूसरा, कर्म, जिस पर काम का असर होता है और जिसे पकड़ने के लिए क्या और किसको पूछना है। और तीसरा, करण, जो क्रिया का साधन या कारण है। और सबसे बड़ी बात, हमने करण और अपादान के से वाले महा कन्फ्यूजन को दूर करने का के द्वारा टेस्ट सीखा। बिल्कुल, ये छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन इनसे व्याकरण की समझ में जबरदस्त स्पष्टता आती है। सही बात है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानियां खत्म नहीं होती। नियम जानने के बाद भी भाषा में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां बहस की गुंजाइश रहती है। हाँ, और हमारे स्रोत में इसी तरफ एक बहुत दिलचस्प इशारा किया गया है। एक वाक्य है, हरि ने मोहन को रुपये दिए। हरि ने मोहन को रुपए दिए। अब अगर हम अपने नियमों से चलें तो किसको दिए का जवाब है मोहन को। हाँ, तो मोहन को कर्मकारक होना चाहिए। हमारे क्या और किसको वाले टेस्ट के हिसाब से तो ये कर्म है। सही है, लेकिन कई बड़े व्याकरण के जानकार इसे कर्म नहीं मानते। अरे क्यों? उनका तर्क है कि जब भी वाक्य में कुछ देने का भाव हो और वो चीज वापस न ली जाए, जैसे दान या भेंट, हाँ। तो वहां को चिन्ह होने के बावजूद उसे संप्रदान कारक माना जाता है। संप्रदान, जिसका मतलब होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। बिल्कुल। तो ये तो हमारे नियम का एक अपवाद, एक एक्सेप्शन हो गया। मतलब नियम स्पष्ट होने के बाद भी वाक्य का इरादा और संदर्भ ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। और यही विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं कि व्याकरण सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि ये भाषा के गहरे अर्थ और इरादों को समझने का एक तरीका है। कभी-कभी